जय हिंद फ्रेंड्स। इस आज का जो हमारा टॉपिक है ये अशोक के राज्याभिषेक के बाद का है। इसके पहले जो अशोक की सोशल लाइफ थी, उसके मम्मी कौन, उसके पिताजी का नाम क्या था, उसकी पत्नियां कौन कौन हैं, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां, ये सब हम इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला पॉइंट आएगा राज्याभिषेक। लेकिन इसके पहले भी जो अशोक था वो उज्जैन और मालवा का राज्यपाल बना था। इसके बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो में जब मैंने बिंदुसार के बारे में बताया था, वहां पर मैंने बताया था आपको, तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। अब जो पॉइंट आता है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है कि अशोक जो है गद्दी पर बैठता है 273 ईसा पूर्व में। अशोक गद्दी पर बैठा 273 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गद्दी पर 273 में ही बैठ गया, लेकिन राज्याभिषेक होने में कितने दिनों का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है इसकी गद्दी पर बैठने और राज्याभिषेक होने में। अब ये जो 4 वर्ष का अंतर है, इसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग मत दिए गए हैं। अब उसमें मत क्या है? जो सबसे प्रबल मत है वो ये कि इन 4 वर्ष के दौरान एक युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। कि मौर्य वंश में मगध की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम बोलेंगे उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक। इसमें क्या हुआ उत्तराधिकार के युद्ध में? बहुत हम इसको आसानी से समझेंगे। इसमें ना एक जो मत है वो दिया है बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने अपने अनुसार एक मत दिया है। क्यों अपने अनुसार? कहने का मतलब ये है क्योंकि बौद्ध जो है ये कहता है कि हमको शांति के मार्ग पर चलना चाहिए, ना कि युद्ध के मार्ग। और पहले शुरुआत में जो अशोक है वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शैव उपासक था, और शैव उपासक से वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने ये बताया कि पहले जब वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तब उसने बहुत सारी हत्याएं की थी, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी जो इनसे बड़े थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की जो इनकी विमाताओं से उत्पन्न थे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि वो कैसे थे? विमाताओं से उत्पन्न। विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या किसने की थी? अशोक ने। अब इसके लिए ना बौद्ध के कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें इसका वर्णन किया गया है, जैसे दिव्यावदान। इस कॉन्सेप्ट का वर्णन कहां पर है? दिव्यावदान में है, महावंश में है, दीप वंश में है, और फाहियान ने भी अपनी कुछ जो है चीनी लेखक है उसने भी इस बारे में कुछ वर्णन दिया है। हालांकि ये पूर्णतया सत्य नहीं माना जा सकता है। पूर्णतः सत्य इसलिए नहीं माना जा सकता है कि अशोक ने जो अपना 5वां शिलालेख लिखवाया है, अशोक के 5वें शिलालेख में अशोक ने अपने परिवार में अपने भाइयों का भी उल्लेख किया है, अपने पुत्रों का उल्लेख किया, अपने भाइयों का उल्लेख किया। यानी 5वें शिलालेख में अशोक ने अपने परिवार का उल्लेख किया है। इसलिए पहली चीज ये इंपॉर्टेंट हो गया, किस शिलालेख में अपने भाइयों का या अपने परिवार का उल्लेख किया है? 5वें शिलालेख में। और 5वें शिलालेख में चूंकि इसने अपने भाइयों का उल्लेख किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये है ये वर्णन अतिशयोक्ति से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म की कई ऐसी चीजें हैं, बौद्ध धर्म में कई जो ग्रंथ है उसमें कई ऐसी चीजें जो अशोक के बारे में कही गई हैं जिन पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं आंख बंद करके, जो अतिशयोक्ति आते हैं, अतिशयोक्त होते हैं। लेकिन 5वें शिलालेख में इसने वर्णन किया है अपने 99 भाइयों का, तो मतलब कुछ भाइयों का वर्णन किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 99 भाइयों की हत्या इसने की थी। पर हाँ, ये माना जा सकता है कि चूंकि राज्याभिषेक में और गद्दी पर बैठा और राज्याभिषेक में 4 वर्ष का अंतर है, जिसका मतलब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसमें कुछ लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये एक अपना पर्सपेक्टिव है बताने का। ठीक।
अब बौद्ध ग्रंथ में ही एक और चीज लिखी गई है। बौद्ध धर्म में लिखा गया है कि राधा गुप्त थे। राधा गुप्त की सहायता से जो अशोक है इसने अपने बड़े भाई सुसीम को गद्दी से उतारा, सुसीम को पदच्युत कर दिया, यानी गद्दी से उतार दिया और खुद राजा बन गया। ठीक, ये भी किसमें है? ये भी बौद्ध ग्रंथों में ही लिखा हुआ है कि राधा गुप्त की सहायता से जो अशोक है ये राजा बनता है। तो राज्याभिषेक से लेके यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कहा गया है, जिसमें बाकी चीजें बताई गई हैं। अब हम एक और चीज आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रश्न ऐसे पूछा गया कि किस अभिलेख में अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया है, तो उसका उत्तर आता है दूसरे अभिलेख में। दूसरे अभिलेख में अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, और ये कहां पर है? दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत के कुछ पड़ोसी राज्य हैं जिनका वर्णन अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में किया है। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अशोक के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कलिंग का युद्ध। अशोक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं और हम कलिंग का युद्ध नहीं पढ़ते हैं तो हमने अशोक के बारे में कुछ भी वर्णन, कुछ भी चीज नहीं पढ़ी है, क्योंकि कलिंग का ही वह युद्ध है जिसके बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। यानी कलिंग राजा बनने के बाद अशोक का पहला और अंतिम युद्ध रहा। तो हम इस पढ़ते हैं कलिंग के बारे में। आते हैं। आसानी से समझते हैं इस पॉइंट को। कलिंग का युद्ध। तो पहली चीज तो हमको ये जानना होगा कि ये कलिंग है कहां। हम भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसके बाद ये उड़ीसा है। तो जो उड़ीसा है यहीं पर क्या था? कलिंग था। उड़ीसा के क्षेत्रों में जो उड़ीसा का क्षेत्र है वही पुराने समय में कलिंग का क्षेत्र था। मगध कहां था? मगध यहां पर था। तो मगध का जो कलिंग है वो मगध के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। जो कलिंग है वो मगध के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहां के बाद पूरब समुद्र है, यहां पर जो जमीन है वो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी कि जमीन उपजाऊ है, दूसरी इंपॉर्टेंस समुद्र है। तो यानी जो हम विदेशी व्यापार है वो हम इस रास्ते से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था कि महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ने कलिंग को सबसे पहली बार विजिट कर लिया, कलिंग को जीत लिया। और महापद्मनंद के बाद घनानंद हुआ, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो जब नंद वंश गिरा तो कलिंग ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब नंद वंश समाप्त हुआ, एक तरफ नंद वंश समाप्त हुआ और दूसरी तरफ क्या हुआ? कलिंग स्वतंत्र हो गया। जब अशोक राजा बना तो अशोक को एक चीज समझ में आई कि बिना कलिंग विजित किए हम अपने राज्य की जो इकोनॉमिकल पावर है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अपने जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध लड़ा तो विजय हुआ। अशोक क्या हुआ? अशोक विजयी हुआ। अशोक इसमें विजयी हुआ। ठीक, अगला इसका उल्लेख कहां पर है? 13वें शिलालेख में। इस चीज का उल्लेख कहां पर है? 13वें शिलालेख में। कलिंग का जो युद्ध है ये सम्राट बनने के बाद पहला और आखिरी युद्ध रहा। इसके बाद कोई बहुत
महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं मिलता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण युद्ध का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हालांकि बाद में भी दो आता है कि नेपाल और खस, दो राज्य अशोक ने जीते थे, लेकिन नेपाल हम जानते हैं। खस का उल्लेख ये जगह कहां पर है, इसका अभी तक कोई विशेष जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता नहीं चल पाई है। ठीक, तो ये हुआ कलिंग का युद्ध। अब कलिंग के युद्ध में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए। कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। दूसरी चीज, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के आसपास बंदी बनाए गए, युद्ध बंदी बना लिए गए। अब इस 1 लाख में जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो छोटे बच्चे थे, जो महिलाएं थी, जो वृद्ध पुरुष थे, यानी जो युद्ध नहीं लड़ सकते थे, उनको भी सैनिकों के द्वारा मार दिया गया था। और इस वजह से अशोक बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया और उसने बीच मैदान में युद्ध के मैदान में ही अपनी जो तलवार है उसको छोड़ दी। और इसीलिए अशोक के लिए कहा जाता है द एम्परर दैट गेव अप वॉर, वह राजा जिसने युद्ध छोड़ दिया, क्योंकि उसने युद्ध के मैदान में ही त्याग दिया। उसने कहा इतने लोग इसमें परेशान हुए थे। एनसीईआरटी में इसके लिए लिखा गया है, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है कि अशोका हैज हॉरिफाइड आफ्टर सीइंग द डेड पीपल्स इन द वार जोन। वार जोन में जो लोग, मरे हुए लोग थे, उनको देखने के बाद जो अशोक है वो हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा क्या इसके लिए जो सटीक शब्द है वो इस्तेमाल किया जा सकता है कि उनका जो हृदय है वो द्रवित हो गया। ठीक, तो ये कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध जीतने के बाद इसने जो अपना युद्ध है वो बंद कर दिया, फिर इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। और फिर इसने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट किसका दिया? धम्म का। इसने कहा कि दिग्विजय से बेहतर है कि हम धम्म विजय अपनाएं। ठीक, और एनसीईआरटी इसके लिए क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि अशोक ने, जो एनसीईआरटी में वर्डिंग यूज की गई है, अशोक ने क्या किया? वर्ड यूज किया कि धम्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन द विक्ट्री या द कंक्वेस्ट बाय फोर्स। दिग्विजय से बेहतर कौन सी विजय है? धम्म विजय है। ठीक, अब एक पॉइंट जो बीच में छूट जा रहा था, हम उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कश्मीर जो नगर है, कश्मीर, इसकी स्थापना अशोक ने करवाई थी। कश्मीर की स्थापना किसने करवाई थी? अशोक ने। आजकल बहुत बात चल रही कश्मीर की, कश्मीरी फाइल्स मूवी आई है जिसमें कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो कश्मीर अशोक ने स्थापना की थी कश्मीर की, महर्षि कश्यप के नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर कोई ये कहे कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है तो उससे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि कश्मीर बहुत पुराने समय से भारत का पार्ट था, भारत का पार्ट है और भारत का पार्ट रहेगा आगे भी। ठीक, एक और नगर इसने बसाया, देवपत्तन। कहां पर? नेपाल में। नेपाल में एक और शहर बसाया, क्या? देवपत्तन, जिससे हमको ये पता चलता है कि नेपाल भी भारत का ही पार्ट है, वो बाद में अलग हुआ है। अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट है, पाकिस्तान भी भारत का पार्ट है। ठीक है, तो इतने सारे टुकड़े हुए हैं। अब हमको ये चाहिए कि हम कश्मीर भारत से अलग ना होने दें, और ये होगा नहीं। अब कोई कुछ भी कर ले, कश्मीर भारत का पार्ट रहेगा, था, है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली बात आती है धर्म परिवर्तन की, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि पहले ये क्या था, पहले शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोध। इसके भतीजे का नाम क्या था? निग्रोध। ठीक, निग्रोध बड़ा शांत रहने वाला आदमी था, और अशोक का मन जो है वो हमेशा अस्थिर रहता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसी के घर में रहने वाला एक उसी का भतीजा है निग्रोध, वो एकदम शांत रहता था। तो एक दिन अपनी खिड़की पे खड़ा होकर बढ़िया हवा ले रहा था,
और उस समय इसने देखा कि जो इसका भतीजा है वो कहाँ जा रहा है, भिक्षा मांगने जा रहा है। तो उसको बुलाया, पूछा कि यार हम इतना परेशान रहते हैं, अब तुम एकदम शांत, तुमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। तो उसने बताया कि जो है बौद्ध धर्म हमने अपनाया है। जिसने कहा ठीक है हमें भी बताओ, क्या मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं आपको एक व्यक्ति से मिला सकता हूँ जो आपको इसके बारे में बताएगा। तो निग्रोध से जब पूछेगा किससे, जो अशोक है किससे प्रभावित थे, निग्रोध से। लेकिन किसने दीक्षित किया इसको, उपगुप्त ने दीक्षित किया। अशोक को किसने दीक्षित किया, उपगुप्त ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या काम किया, जो तीसरी संगीति है वो अशोक ने आयोजित करवाई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत किसने आयोजित करवाई थी, अशोक ने। अगला पॉइंट और हम देखते हैं, अशोक ने क्या बात बताई, धम्म। इसको लाने का जो सबसे बड़ा पर्पस था ये था कि अशोक के राज्य में हर धर्म के लोग रहते थे, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण धर्म, हर तरीके के धर्मों के लोग रहते थे। तो उनके बीच में क्लैश होता रहता था। धर्म आज भी होता है, तो जिसको हम राइट्स का नाम देते, तो वो पहले भी होता था, सबके बीच में होता था। तो अशोक ने एक नई बात निकाली, धम्म, जिसमें इसने लोगों को क्या दिया, चेतावनी दी कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, आपको एक अच्छा जीवन जीना है, जितने भी बुरी चीजें हैं उसको छोड़ देना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। और इसके लिए बाकायदा इसने शिलालेख लिखवाया और उसमें बताया कि जो है किसी भी तरीके की पशु बलि पर हम रोक लगाते हैं। जो लोग जो है नॉनवेज खाते हैं उस पर भी हम रोक लगाते हैं। इस तरीके के सभी उत्सवों पर, सामाजिक उत्सवों पर जहां पर मदिरा पान, सुरा पान और जो है नॉनवेज खाया जाता है, उन सब चीजों पर हम रोक लगाते हैं। ये अशोक ने कहा था अपने शिलालेख में। ठीक, तो इसमें क्या है, जो कल्याणकारी समाज है उसकी स्थापना के लिए बोला था। कल्याणकारी समाज की स्थापना की किसमें, धम्म के उसमें। कब, 7वें वर्ष। क्या किया, 7वें वर्ष क्या किया इसने, एक धम्म महामात्र की पोस्ट निकाली, एक अधिकारी का नियुक्ति की, जिसका नाम क्या था, धम्म महामात्र। और जो आज के लोग हैं ये मानते हैं कि इसमें सभी धर्मों का समावेश है। ठीक, अब एक चीज जो छोटा सा बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, वो मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से सिक्के थे जो इन्होंने चलवाए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण था पण। जो सिक्के किसके थे, चांदी के सिक्के थे। इसे आहत सिक्का भी कहा जा सकता है। 3/4 ग्रेन का एक सिक्का था जो आज इस्तेमाल किया जाता है, तोला। ठीक, एक कासरपण, कासरपण। ठीक है, जो किसके थे, कासरपण तांबे के सिक्के मानते हैं। सुवर्ण या सुपर्ण, ये किसके थे, सॉरी कासरपण भी चांदी का ही सिक्का था। सुवर्ण सोने का सिक्का था और चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें कासरपण और पण यही है कि जो किसके सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। ठीक है, और इसके बाद अशोक के बाद, चूंकि अशोक की नीतियां ऐसी थी कि युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध नहीं लड़ने के कारण इसकी जो सेना है उसके पास जो क्षमता है सेना की वो खत्म हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी खराब हो गया। जिसके बाद इसके बाद मौर्य वंश ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और उसकी मौर्य वंश समाप्त हो गया। इसके आगे वाले वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक के बारे में जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, इवन यूपीएससी भी इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है, वो सब यहाँ पर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।